हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर 3 होगा, यानी कि ये तीसरा वीडियो होगा, यानी कि चैप्टर 6 का ये तीसरा वीडियो। इससे पहले 2 वीडियोज़ चैप्टर 6 के ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो पहले उन वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो जितनी भी बातें हैं वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। और ये भी जाना था कि आर्यों के बारे में जाना था, और क्या जाना था, वेद कितने तरह के होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में किया जा चुका है, जो चैप्टर 6 का है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है, यानी कि जो समय है, वो कब से कब तक का है। तो हमने पहले भी पढ़ा था क्या कि जो ऋग वैदिक पीरियड था वो कब से कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच वाला जो समय था उसको क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक, यानी कि ऋग वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 500 साल वाला जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक काल। अब आगे हमें पढ़ना है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, कब से, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच वाला जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। और ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है, ये जो आपका चैप्टर 2 है, यानी कि जो दूसरा अध्याय है, उसमें हमने उसका फर्स्ट या सेकंड जो वीडियोज है उसमें अगर उस वीडियोज़ को अगर आप देखते हैं तो ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर पता चल जाएगा कि ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। तो अगर आप क्लास 6 में हैं तो हम आपको ये बोलेंगे कि लेक्चर जो चैप्टर 1 है वहाँ से लेकर के जितने भी वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं उसको लाइन बाय लाइन देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बीच से वीडियोस देखिएगा तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या है? उत्तर वैदिक काल। और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और ये कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बारे में। अब इसमें पढ़ेंगे कि ये जो 400 पीरियड वाला जो समय है, यानी कि जो 400 वर्ष वाला जो समय है, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए, समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ, समाज में क्या विकसित हुआ, इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और इस बुक में जितने भी ऐसे शब्द हैं, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। जहाँ कहीं पे भी अगर हमको लगेगा कि इस शब्द का मतलब बताना चाहिए तो हम खुद ब खुद उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करें कि इस काल में, यानी कि किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। यानी कि ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल आते आते जो उत्तरी भारत है, यानी कि उत्तरी भारत हम लोग बोले तो क्या होगा? अगर भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अगर ऐसे बीचों बीच से भारत को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? उत्तरी भारत, और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? दक्षिणी भारत। तो हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो उत्तरी भारत है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो मानव हैं उनके जीवन में क्या हो रहा था? बदलाव हो रहा था। क्या हो रहा था? बदलाव हो रहा था। अब क्या करें कि निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती या फिर कृषि को मुख्य पेशा बनाया। क्या बनाया? कृषि को या फिर खेती को क्या बनाया? मुख्य पेशा बनाया। पेशा का मतलब क्या होता है? पेशा का मतलब क्या होता है? पेशा का मतलब होता है कि जो जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करता है, जो काम करता है, वो कार्य क्या कहलाता है? उसका पेशा कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका पेशा कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता है तो लकड़ी का काम क्यों करता है? अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, यानी कि अपने जीवन जीने के लिए, उससे कुछ इनकम हो, उसको कुछ आमदनी हो। तो वो जो व्यक्ति यानी कि लकड़ी से क्या बनाता है? चेयर बनाता है, पलंग बनाता है, कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, खिड़की बनाता है, क्या है? दरवाज़ा बनाता है। तो ये जो कार्य है वो लकड़ी का कार्य
क्यों करता है? क्योंकि उसका जीवन चले, उससे कुछ इनकम हो, ठीक है ना। तो वो जो व्यक्ति है, वो जो कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? उस कार्य को पेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशा। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग जीवन जीने के लिए करते हैं, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं? पेशा कहलाता है। तो उस समय के यानी कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, वो लोग पशुपालन के स्थान पर अब उनका मुख्य पेशा क्या हो गया था? खेती हो गया था। यानी कि वो अब जीवन जीने के लिए कौन से कार्य कर रहे थे? तो खेती कर रहे थे, यानी कि कृषि कर रहे थे। कृषि करने का मतलब क्या हुआ कि वो फसल उपजा रहे थे, खेतों में फसलों का उत्पादन कर रहे थे, फसल उपजाने का कार्य कर रहे थे। और हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो पूर्व वैदिक काल था, यानी कि जो ऋग वैदिक काल था, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व वाला जो पीरियड था, उस पीरियड में जो आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो मुख्य पेशा था पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनका जो पेशा हो गया वो क्या हो गया? खेती हो गया। क्या हो गया? खेती। अब क्या करा है कि एक स्थान पर बस कर रहने लगे और कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। यानी कि अब ये लोग क्या करने लगे? जब कोई भी व्यक्ति कृषि करेगा, मान लीजिए कृषि का ये क्या है? खेत है, ये जो प्लॉट है, इस पे अगर कृषि करना है, तो कोई भी व्यक्ति अगर फसल बोता है तो उस फसल को तैयार होने में और उसको फसल को पकने में बहुत टाइम लगता है, करीब करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। तो उतने पीरियड तक इन व्यक्तियों को क्या करना पड़ता था? एक स्थान पर बसना पड़ता था, यानी कि रुकना पड़ता था। और वैसे जब लगातार अगर कृषि कर रहे हैं तो उसी स्थान पे लोग क्या होते गए? बसते चले गए। और इनका जो है, यानी कि ये लोग कबीले में रहते थे। कबीले बोले तो क्या होता है कि ग्रुप, यानी कि लोगों का एक ग्रुप होता था, और उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? कबीला। तो ये इनका जो कबीला था वो एक पर्टिकुलर स्थान पे जाकर के क्या हो गया? बस गया, यानी कि निश्चित हो गया। अब इससे क्या हो गया कि इनका जो क्षेत्र है वो क्या हो गया? यानी कि जिस क्षेत्र में ये लोग रहेंगे वो क्षेत्र क्या हो गया? निश्चित हो गया। इस काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर भारत में लौह युग का आरंभ होता है। लौह युग करने का मतलब क्या होता है? लौह मतलब क्या होता है? लोहा। लौह मतलब क्या होता है? लोहा, आयरन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन। तो ये जो लौह है ना, लोहा है ना, ये इसकी खोज हुई। यानी कि सबसे पहले जो धातु प्राप्त हुआ था वो कौन था? तांबा। यानी कि इन लोगों को सबसे पहले जो धातु के बारे में पता चला था तो वो कौन सा धातु था? तांबा धातु था। लेकिन बाद में, यानी कि उत्तर वैदिक काल आते आते लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में इनको और किस धातु के बारे में पता चलता है? लोहे के बारे में पता चलता है कि अच्छा, जो धरती है उस पर लोहा भी पाया जाता है। और लोहा जो होता है ना, वो तांबे से क्या होता है? कठोर होता है, मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। अब क्या होता है कि इसमें लोहे के खोज से जो समाज का जीवन है, यानी कि इन लोगों का जो जीवन है वो एकदम परिवर्तित हो जाता है। यानी कि समझिए कि इसमें बहुत बड़ा क्रांति आ जाता है। और क्या होता है कि लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए और फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। अब इससे क्या हुआ कि जब इन लोगों को लोहे के बारे में पता चला तो ये लोग लोहे से क्या बनाने लगे? औजार बनाने लगे, हथियार बनाने लगे युद्ध लड़ने के लिए। अब जब इनके पास अच्छा औजार और हथियार होगा तो ये जिससे भी लड़ाई करेंगे उस पे ये लोग क्या प्राप्त कर लेंगे? विजय प्राप्त कर लेंगे और दूसरे को हरा देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत बड़े एरिया पे कब्जा करते चले गए। और इनका जो क्षेत्र है, यानी कि इनका जो कबीला था, जिस क्षेत्र में बसा था, उसका जो क्षेत्र है वो क्या होते गया? विस्तृत होते गया, यानी कि बढ़ते चला गया। यानी कि जिस भी एरिया पे ये लोग जाते थे, इनका औजार और हथियार किस चीज़ का होता था? लोहे का होता था। लोहा मजबूत होता था, इसलिए वो जिस भी अपने दुश्मनों पे आक्रमण करते थे और उनको क्या कर देते थे? ये लोग हरा देते थे। अब और साथ ही साथ जो लोहा है वो हल बनाने के लिए भी ये लोग क्या करने लगे? यूज करने लगे, जिससे कृषि में क्या हो गया? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और फसलों का जो उत्पादन है वो बहुत अत्यधिक बढ़ गया। अब इससे क्या होता है कि हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजिखेरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के विशेष अवशेष मिले हैं। अवशेष करने का मतलब क्या है कि वो लोग जिस हथियार का यूज करते थे वो क्या है, बहुत समय के बाद छूट गया या फिर कहीं ज़मीन में दब गया। अब जब उसकी खुदाई होती है तो वो जो मिलता है औजार और हथियार जो वो पहले यूज करते थे, वही जो औजार और हथियार है उसी को क्या बोलते हैं? अवशेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशेष। अवशेष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमेन्स बोलते हैं। तो अब क्या हुआ? अच्छा, तो ये जो लोहे का औजार और हथियार है वो किस जगह पे आज मिला है? तो वो मिला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ मिला है? आलमगीरपुर। और कहाँ पे मिला है? अतरंजिखेरा में मिला है। और क्या करा है कि लोग कच्चे मकानों में रहते थे। और ये जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो कैसे मकानों में रहते थे? कच्चे मकानों में, जिनका छत जो है और फूस और शकरकंडों की बनी होती थी। यानी कि सरकंडों की बनी होती थी। किस चीज़ की बनी होती थी? फूस और सरकंडों की बनी होती थी। और
लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, यानी कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका घर कैसा होता था, मिट्टी का होता था और फूस से ये लोग छाते थे और सरकंडों का यूज करते थे। साथ ही साथ इनका जो बर्तन होता था वो किस चीज़ का होता था, मिट्टी के ये लोग बर्तन भी बनाते थे। साथ ही साथ इन पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप इस ये जो पिक्चर है इसमें देख रहे होंगे, यही इसी को क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर पात्र बोला जाता है। यानी कि ये लोग मिट्टी के बर्तन तो बनाते ही बनाते थे, साथ ही साथ एक खास तरीके के बर्तन बनाते थे जिसको क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर पात्र बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्या करें कि पृष्ठ 52 के चित्र पर नजर डालिए। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। क्या की गई है, चित्रित। यहाँ पे चित्रित लिखा हुआ है ना, चित्रित का मतलब क्या है, चित्रकारी उस पे की गई है। जैसा कि आप इस जो आपको इस स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है उस पे आप देख सकते हैं कि जो बर्तन पे क्या बनाया गया है, चित्रकारी की गई है, यानी कि पेंटिंग की गई है। क्या की गई है, पेंटिंग। और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। और इससे ये जितनी भी बातें, यानी कि वो लोग कृषि करना आरंभ कर दिए थे, लौह का यानी कि लोहे का उपयोग ये लोग सीख गए थे, लोहे के बारे में इनको पता चल गया था। तो इन लोगों का जो ये लोग अपना टेरिटरी है, अपना जो क्षेत्र है वो युद्ध लड़ के क्या करते चले गए, बढ़ाते चले गए। और ये लोग मिट्टी के बने बर्तनों में और क्या है कि मिट्टी के बने घरों और फूस और सरकंडों से छाए हुए घरों में ये लोग रहने लगे और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि इन सब चीज़ों को जानने से ये पता चलता है कि स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे, जबकि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि इनका मुख्य पेशा क्या था उस समय का, पशुपालन था। तो पशुपालन, जब ये लोग पशु रखेंगे, बहुत सारे जानवरों को रखेंगे, तो उन जानवरों के लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए। तो चारा एक जगह पे क्या होगा, लंबे समय तक रहेंगे तो चारा वहां का खत्म हो जाएगा। तो अपने पशुओं के चारे के लिए एक जगह से दूसरे जगह इनको जाते रहना पड़ता था। ठीक है ना। तो इन लोगों का ऋग वैदिक काल में, यानी कि 1500 से लेकर 1000 साल तक के बीच वाला जो पीरियड है उसमें इन लोगों का जो जीवन है ना वो अस्थाई नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब ये लोग कृषि करना आरंभ किए तो एक जगह पे रहना आरंभ किए तो इनका जीवन जो हो गया वो क्या हो गया, अस्थाई हो गया। ठीक है। अब क्या करें कि ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले, जिनको क्या बोला जाता था, जन, और जो कबीले का हेड होता था उसको क्या बोला जाता था, राजन बोला जाता था। यानी कि जो कबीले का हेड होता था उसको क्या बोलते थे, राजन, और कबीले को क्या बोलते थे, जन। तो क्या करें यहाँ पे कि ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। यानी कि मान लीजिए छोटा कबीला और ये भी कबीला और ये भी कबीला, मतलब अलग अलग लोगों का ग्रुप था। और बाद में उत्तर वैदिक काल जब ये लोग कृषि करना आरंभ किए तो ये भी इस जगह पे व्यवस्थित हो गया, ये भी एक जगह पे स्थिर हो गया, ये भी अपने जगह पे स्थिर हो गया। मान लीजिए ये अलग अलग कबीले हैं। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया कि ये लोग अस्थायी रूप से एक जगह पे रहने लगे। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग मिल जाते हैं, क्या करते हैं कि ये हमारा टेरिटरी है, ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं ना कि ये तीनों क्षेत्र को मिला करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र घोषित कर देते हैं। क्या करते हैं कि हम अपना क्षेत्र मिला देते हैं, ये आप भी अपना क्षेत्र मिला दीजिए और ये भी अपना क्षेत्र मिला देंगे। और इससे क्या हो जाएगा ना कि एक बहुत बड़ा हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। और हम सभी लोग मिल करके इस पर क्या करेंगे, राज करेंगे अपने तरीके से। यानी कि इस क्षेत्र पे राज करने के लिए, इस क्षेत्र पे नियम कानून बनाने के लिए, इस क्षेत्र की देखरेख करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना राजा चुनेंगे। और इस तरीके से ये जो बहुत बड़ा क्षेत्र, ये जब तीनों लोग मिलकर के बनाए तो इसी को क्या कहा जाने लगा, जनपद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, जनपद। तो जनपद समझ में आ गया होगा कि जनपद क्या होता है। यानी कि जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, छोटे छोटे कबीले वाले जो क्षेत्र थे, वो सभी मिल करके एक बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण करते, बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण करते, जिसको क्या बोला गया, जनपद बोला गया। अब आगे क्या करा है कि उदाहरण के लिए अगर देखें तो पुरु एवं भरत जन मिलकर, यानी कि पुरु क्या है, एक कबीला, भरत क्या है, एक कबीला, यानी कबीला का मतलब क्या है, एक ग्रुप, एक समुदाय। यानी कि एक भरत समुदाय था, एक पुरु समुदाय था। और जब ये दोनों लोग मिले, यानी कि जो दोनों कबीला मिला, पुरु का कबीला, पुरु का समुदाय और भरत का जब समुदाय मिला तो ये मिल करके क्या बना लिए, कुरु जनपद बनाए। क्या बनाए, कुरु जनपद। क्या बोला गया, कुरु। और कुरु वाला जो क्षेत्र है जिसमें क्या हो गया था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो यही जो पुरु और भरत जन मिलकर के क्या बनाए थे, कुरु जनपद बनाए थे। तथा
तथा दुर्वस एवं कृविजन मिलकर के क्या बनाए थे, पांचाल जनपद बनाए थे। क्या बनाए थे, पांचाल जनपद। तो पांचाल जनपद कौन कौन से कबीला मिलकर के बनाया था, यानी कि कौन कौन से ग्रुप लोग मिलकर के बनाए थे, तो दुर्वस और कृवि, दुर्वस और कृवि मिलकर के कौन से जनपद का निर्माण किए, पांचाल जनपद का। और पुरु और भरत मिलकर के किस जनपद का निर्माण करते हैं, तो कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये जो जनपद है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जनपद क्या होता है। अब क्या करें कि इसी काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, और ये जो जनपद का निर्माण किए, जब ये छोटे छोटे कबीले मिल करके बड़े क्षेत्र का निर्माण किए, बड़े जनपद का निर्माण किए, तो इन्हीं में से कुछ लोग क्या किए कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किए। यज्ञ जानते हैं ना क्या होता है, कि बहुत बड़ा कुंड होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है ना। तो क्या करा है कि जो यज्ञ, ये लोग क्या करते थे, यज्ञ का आयोजन करते थे, और अपने आप को, कोई भी व्यक्ति यज्ञ का क्या करता था, आयोजन करता था, और अपने आप को राजा के रूप में घोषित करता था, यानी कि अपने को राजा डिक्लेयर करता था कि हम क्या है, राजा है। जैसे अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। तो जो यज्ञ है ना वो कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है अश्वमेध यज्ञ होता है। क्या होता है, एक अश्वमेध यज्ञ होता है, एक राजसूय यज्ञ होता है, और एक वाजपेयी यज्ञ होता है। यानी कि यज्ञ भी दो तीन चार प्रकार के होते हैं। तो अगर मुख्यतः देखें तो एक होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि जिसमें एक घोड़े को क्या किया जाता है, खुले रूप से छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक घोड़े को खुले तौर पे छोड़ दिया जाता है, जिसमें ये जो घोड़ा है ना, और इसके पीछे पीछे, यानी कि अश्वमेध यज्ञ जो कोई भी राजा अगर करना चाहता है, तो अश्वमेध यज्ञ मुख्य रूप से एक राजा, यानी कि मान लीजिए एक ये यहाँ पे एक कोई राजा है, अब इसका ये क्या है, क्षेत्र है। ठीक है ना। और इसके बाहर जो भी क्षेत्र है वो किसी दूसरे राजा का क्षेत्र है। इस अश्वमेध यज्ञ को समझते कि ये क्या होता था। तो क्या करा है ना कि अगर ये मान लीजिए ये एक टेरिटरी है, एक राजा का क्षेत्र है, जिसको क्या बोला गया, जनपद। अब इस जनपद के जो राजा हैं वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, यानी कि अपने जनपद को बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे एक छोटा सा जनपद है एक दूसरे राजा का, यहाँ पे एक तीसरे राजा का जनपद है। तो अगर ये चाहते हैं कि हम इसके क्षेत्र को, कुछ क्षेत्र को मिला ले अपने में, और मिला करके अपना जो जनपद है ना, अपना जो क्षेत्र है उसको बड़ा करना चाहे, तो ये लोग कौन से यज्ञ का आयोजन करते थे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे। और अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था कि राजा अपना घोड़े को छोड़ते थे, और ये जो घोड़ा फ्रीली था, मतलब, और इनके पीछे पीछे राजा के जो सैनिक होते थे वो जाते थे, और घोड़ा जिस भी क्षेत्र में जाता था, मान लीजिए ये तो अपना राजा का, जो इस क्षेत्र के जो राजा हैं वो अगर यह अश्वमेध यज्ञ करना चाहते तो यहाँ से अपने घोड़े को छोड़ेंगे, और घोड़ा अगर मान लीजिए इस राजा के क्षेत्र में चला गया, यहाँ पे चला गया, और तो ये जो एरिया है वो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अब मान लीजिए इस क्षेत्र के जो राजा है, तो इस राजा का जो घोड़ा है वो इस क्षेत्र में आएगा, तो वो, और ये माना जाता है कि कोई भी अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो उसका घोड़ा जिस क्षेत्र में जाएगा वो इसका हो जाएगा। तो एक तरीके से रंगदारी हुआ। तो ये राजा क्या करते थे कि अच्छा ये मेरे टेरिटरी में आ गया है ना, हमारे क्षेत्र में आ गया है, हम क्या करना पड़ेगा, ये जब ये मना करेंगे, अगर इस घोड़े को पकड़ लेंगे तो इस राजा के साथ क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अगर नहीं मानते, अगर नहीं रोकते घोड़े को, तो इसके क्षेत्र को ये क्या कर लेगा, अपने हिस्से में मिला लेगा। तो ये होता था क्या, अश्वमेध यज्ञ। एक होता था राजसूय यज्ञ, यानी कि जब राजा अपने आप को राजा डिक्लेयर करता था, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या करता था, राजा घोषित करता था। अपने आप को जब वो राजा घोषित करता था वो कौन सा यज्ञ करवाता था, राजसूय यज्ञ करवाता था। कौन सा यज्ञ करवाता था, राजसूय यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ क्या होता है कि जिसमें राजा अपने जितने भी मंत्रीगण हैं उनके साथ, या फिर और भी दूसरे राजा के साथ क्या करते थे, रथ दौड़ करते थे। क्या करते थे, रथ दौड़, यानी कि, और उसमें सबसे जो राजा होता था उसको आगे निकलना होता था। वही अपने आप को क्या कर सकता था कि हाँ हम राजा हैं, हम शक्तिशाली हैं और हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे कहाँ चला गया, हाँ,
तो अब क्या करें कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। यानी कि जब कोई भी राजा यज्ञ करवाता था तो उस अवसर पर राजा के विजय यानी कि राजा जितने भी क्षेत्र को जीते हैं उसका गुणगान किया जाता था। यानी कि लोगों को बताया जाता था कि राजा इतने शक्तिशाली है, इतने बड़े क्षेत्र को क्या कर लिए हैं, कब्जा लिए हैं, इतने बड़े क्षेत्र पे विजय प्राप्त किए हैं, ये है राजा। तो और जब यज्ञ होता था तो इन सारी चीज़ों को बताया जाता था। साथ ही साथ महायज्ञों को करने वाले राजा को अब जन के राजा न होकर के जनपदों का राजा माना जाने लगा। यानी कि यज्ञ से क्या हो गया, महायज्ञ, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते थे उन राजा को अब जन न कह करके क्या बोला जाने लगा, जनपदों के, यानी कि जन के राजा न बोल करके अब क्या बोला जाने लगा, जनपदों के राजा बोला जाने लगा। और राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग वैदिक क्या हुआ, यहाँ पे क्या बदलाव हुआ कि राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। तो हमने ऋग वैदिक काल में क्या देखा था कि सबसे पहले तो जहाँ पे ये जो कबीले लोग होते थे यानी कि जिस ग्रुप के लोग रहते थे तो वहाँ पे इन लोगों का एक छोटा सा समूह होता था जिसको विदथ कहते थे। और विदथ धीरे धीरे क्या होता गया, मतलब एक तरीके से विदथ जो है वो प्रयोग से बाहर होते गया और उसका स्थान ले लिया था कौन, सभा एवं समिति। क्या होता था, सभा और समिति। हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़े थे कि सभा क्या होता है और समिति क्या होता है। तो सभा जो है ना वो कुछ प्रमुख लोगों का समूह होता था और समिति जो था वो आम लोगों का समूह था, यानी कि जिसकी बैठक में आम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी कि उसमें भाग ले सकते थे, वो क्या था, समिति। और सभा में कुछ प्रमुख विशिष्ट लोग ही भाग लेते थे और यही अपने बीच से राजा का चुनाव करते थे और ये राजा को बताते थे कि क्या क्या कार्य करना है। लेकिन बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल आते आते राजा के शक्तियों में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा, जिससे इसको जिससे जो सभा और समिति का पहले जितना महत्व था वो क्या होते चला गया, धीरे धीरे घटता चला गया। और यह क्या हो गया कि एक समय ऐसा आया कि राजा के लिए सिर्फ और सिर्फ परामर्श देने वाली संस्था बन गई। परामर्श का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, मतलब सलाह देना कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले ये ऑर्डर देती थी राजा को, लेकिन जब अब उत्तर वैदिक काल आते आते राजा के शक्तियों में क्या होते चला गया, वृद्धि होते चली गई। और ये जो सभा और समिति है वो नाम मात्र का क्या है, परामर्श देने वाली संस्था बन करके रह गई। अब क्या हुआ कि ऋग वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल गया। अब ये उपहार और नजराना क्या होता है, तो जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नजराना का मतलब होता है गिफ्ट, यानी कि उपहार, यानी कि कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, यानी कि राजा अपने राज्य पे शासन करने के लिए और लोगों की भलाई के लिए कुछ फंड भी तो चाहिए, कुछ पैसा भी तो चाहिए। राजा क्या है, बहुत बड़ी बड़ी सेना अपने रखते हैं, यानी कि जितने भी राजा होते थे वो अपने सेना रखते थे, सैनिक रखते थे। तो सैनिकों को वेतन देने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से, तो टैक्स। जब तक राजा क्या बोलते थे कि हम आपकी राजा अपने राज्य में यानी कि राज्य के जितने भी लोग हैं तो उनसे ये क्या बोलते थे कि हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। यानी कि बाहरी जो राजा हैं या फिर बाहरी जो दुश्मन है उनसे अटैक से हम क्या करेंगे, आपको बचाएंगे। तो उन अटैक्स को रोकने के लिए क्या चाहिए, सैनिक चाहिए। तो सैनिक अगर इनकी रक्षा कर रहे हैं तो इनका भी दायित्व बनता है कि ये कुछ क्या कहते हैं, अपने कुछ सहयोग दे। तो इसलिए राजा क्या करते थे, टैक्स लेते थे। क्या लेते थे, टैक्स। तो टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर। तो क्या करें यहाँ पे, और साथ ही साथ नजराना क्या होता है, तो नजराना होता है गिफ्ट, यानी कि किसी खास ओकेजन पे जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ देता है तो वो क्या कहलाता है, नजराना या फिर गिफ्ट कहलाता है। जबकि कर जो है ना वो राजा निश्चित रूप से यानी कि हर व्यक्ति को देना होता था टैक्स। अब क्या करा है कि उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए, यानी कि हम लोग देखे थे कि पूर्व वैदिक काल में किस ग्रंथ का
रचना हुआ था, तो ऋग्वेद का रचना हुआ था। किस चीज़ का रचना हुआ था? ऋग्वेद का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोग देखे भी थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। यानी कि इस समय में, यानी कि इस पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में पुरोहित जो होते थे, और पुरोहित होते कौन थे? तो पुरोहित जो यज्ञ करवाते थे ना, उनको क्या बोलते हैं? पुरोहित बोलते हैं। तो ये जो पुरोहित लोग थे, ये बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और बहुत से नियम बनाए समाज के लिए, ठीक है ना। और क्या करें, उस समय समाज जो है ना, उस समय क्या है कि समाज कई समूहों में बटा हुआ था। उस समय का जो समाज था, वो उस समय के जो लोग थे वो कई समूहों में बटे हुए थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहां पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन शैली वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन लोग धनवान थे, कौन कौन लोग सुखी और संपन्न थे? तो कौन कौन लोग थे? तो पुरोहित, जाहिर सी बात है कि जो पंडित जी लोग हैं, यानी कि जो यज्ञ करवाएंगे, तो राजा सबसे ज़्यादा सम्मान किसको मिलता था? पुरोहित को। राजा भी सम्मान करेगा उनका। तो और इनको बहुत सारे क्या है, दान के रूप में बहुत सारे जमीन भी दिया जाता था, धन भी दिया जाता था राजा को। तो ये लोग जो पुरोहित लोग थे, इनका जीवन क्या था? एकदम सेट था, मतलब वैभवशाली था, एकदम खा पी करके एकदम मस्त है, कोई काम धाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना है? यज्ञ करवाना है। साथ ही साथ जो योद्धा होता था, जो सैनिक होते थे, जो युद्ध लड़ते थे, उनका भी जीवन अच्छा था। कृषक, उनका भी अच्छा था। पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी और मछली पकड़ने वाले लोग थे। तो क्या करें यहाँ पे कि पुरोहित तथा योद्धाओं का जो जीवन था वो कैसा था? वैभवशाली था, मतलब सुखी था, संपन्न था। और कृषक एवं व्यापारी भी क्या थे? धनवान थे। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो जो पशुपालक थे, जो शिल्पकार थे, श्रमिक थे, जो मजदूर थे, जो शिकारी करने वाले थे, जो लोग मछली पकड़ने वाले थे, इनका जो जीवन था वो कैसा था? निर्धनता का जीवन था, यानी कि गरीबी का जीवन था। यानी कि इन लोगों को खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, जबकि ये लोग मजे में जी रहे थे। कौन कौन? पुरोहित, योद्धा और कृषक एवं व्यापारी। ये लोग क्या थे? आज भी अगर देखिएगा, आज भी यही व्यवस्था है। मतलब आज भी अगर देखिएगा तो जो पुरोहित लोग हैं वो तो बड़े बड़े मंदिरों में क्या है, अपना एकदम लाइफ सेट है। और साथ ही साथ योद्धा है, इनका भी, और कृषक और व्यापारी भी क्या है, आज अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन जो लाइफ है वो एकदम मतलब मिजरेबल, यानी कि जो गरीबी में जी रहा है, वो कौन कौन आज भी जी रहे हैं? तो जो शिल्पकार है, श्रमिक है, शिकारी है, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, इनका जीवन आज भी, यानी कि सोच के देखिए कि आज से 1000 साल पहले तक, यानी कि आज से 1000 साल पहले तक के भी जो लोग थे, लोगों का जो कंडीशन था, जो लोग गरीबी में जी रहे थे, वो आज भी गरीबी में ही जीते आ रहे हैं। और जो लोग उस समय भी मज़े में जी रहे थे, वो लोग आज भी मज़े में ही जी रहे हैं। तो कि ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, ऐसा क्या बदलाव हुआ? इसीलिए तो हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, इसीलिए हिस्ट्री आपको समझाया जाता है कि आप समझिए कि वो कौन से कार्य, ये लोग कौन से कार्य करते थे, वो ऐसे कौन से नियम बनाए समाज में जिससे इनका आज भी वर्चस्व बना हुआ है, और ऐसे कौन से नियम किसके लिए बनाया गया जिससे इनका जीवन आज भी, इनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। तो हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाया जाता है, इन्हीं सब बातों को सीखने के लिए, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पुरोहित किसको कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि पुरोहित किसको कहते हैं? तो याज्ञिक क्रियाओं, यानी कि यज्ञ के जो कार्य हैं और उनका जो अनुष्ठान जो संपादित करवाने वाले लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? पुरोहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरोहित। अब क्या करें कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। अब देखिए, अब यहाँ से जो जातीयता है, यानी कि जो जाति व्यवस्था है कि आप इस कास्ट के हैं, आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, आप उच्च जाति के हैं, आप नीचे जाति के हैं, ये सारी चीज़ें यहीं से शुरू होता है। और वो करने वाला कौन व्यक्ति है? तो पुरोहित है। कौन है? पुरोहित। तो यहाँ पे क्या करें कि पुरोहितों ने, याद रखिएगा, भगवान ने नहीं किया है, कोई भी वेद भी नहीं किया है, ये कौन किया है? तो पुरोहितों ने। कौन किया है? पुरोहितों ने। अब यहाँ पे क्या करें कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, और जिन्हें इन लोगों ने क्या कहा कि ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब क्या होता है कि उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। और ये कौन बता रहा है? यानी कि जो समाज था,
जो समाज था, जो लोग थे, उनको वर्णों में विभाजित किया, उनको कास्ट में विभाजित किया। और वो करने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो था पुरोहित। कौन था? पुरोहित। पुरोहित कौन था? तो जो यज्ञ का कार्य करवाता था, यानी कि यज्ञ करवाने, पूजा पाठ करवाने वाले और धार्मिक अनुष्ठान जो करवाते थे, उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि जो समाज था उसको 4 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया? 4 वर्ग में। और उनको क्या बोला इन लोगों ने? वर्ण बोला। और ये जो पुरोहित लोग थे, ये क्या बोले कि इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के, यानी कि जिन लोगों को जिस जिस वर्ण में बांटा जाएगा, उनके अलग अलग कार्य निर्धारित है। यानी कि आप इस वर्ण में है तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा, आप उस वर्ण में है तो आपको वो कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बोला गया, यानी कि जो पुरोहित लोग थे, ये तो बोले कि वर्ण ये जो ग्रुप है ये इस वर्ण में आएगा, और इस ग्रुप के, यानी कि इस वर्ण के जो लोग हैं, इनको ये कार्य करना पड़ेगा। और ये लोगों ने क्या बोला कि पहला जो वर्ण है वो किसका था? ब्राह्मणों का था। किसका था? ब्राह्मणों का। यानी कि जो पहला वर्ण इन लोगों ने जो डिसाइड किया वो क्या था? ब्राह्मणों का। उनका वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करना था। और इनका कार्य क्या था? यानी कि जो ब्राह्मण वर्ण में आएगा उसका क्या कार्य होगा? और ये कार्य कौन बताया? पुरोहितों ने बताया। जो यज्ञ करवाते थे उन लोगों ने बताया क्या कि पहला वर्ण होगा ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का कार्य क्या होगा? वेद का अध्ययन एवं अध्यापन करवाना, यानी कि वेद को पढ़ना और पढ़ाना, समझाना और यज्ञ कराना। ये कार्य किसका होगा? ब्राह्मणों का होगा। और उनके लिए इनको क्या मिलेगा? उपहार मिलेगा। उपहार मतलब दान दक्षिणा मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा, मतलब जमीन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, मतलब उपहार मिलना चाहिए। तो ये अपने लिए लाइफ सेट कर लिए। उसके बाद क्या है? दूसरा स्थान आता है शासकों का। दूसरा स्थान किसका आता है? शासकों का आता है, जिन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षत्रिय। अब यानी कि पहला आया ब्राह्मण, दूसरा आया क्षत्रिय, और क्षत्रिय में कौन लोग होंगे? शासक लोग होंगे। और इनका क्या कार्य होगा? युद्ध लड़ना, यानी कि युद्ध का काम होगा, यानी कि लोगों की रक्षा करने का, यानी कि जो साम्राज्य है इसकी रक्षा करने का कार्य क्या होगा? किसका होगा? क्षत्रियों का होगा। और तीसरे स्थान पर वैश्य थे। और तीसरे स्थान पर, यानी कि इन लोगों ने जो 4 वर्ण डिसाइड किया, तो पहला में कौन हो गया? ब्राह्मण। कौन हो गया? ब्राह्मण हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया क्षत्रिय। दूसरा कौन हो गया? क्षत्रिय हो गए। दूसरा हो गया क्षत्रिय। और तीसरा हो गए कौन? वैश्य। तीसरा कौन हो गए? वैश्य। और वैश्य वर्ण में कौन लोग आते थे? तो वैश्य में आते थे कृषक, यानी जो कृषि का कार्य करते थे, पशुपालक, जो पशुपालन करते थे, व्यापारी, जो लोग व्यापार करते थे। इन लोगों को किस वर्ण में डाला गया? पुरोहितों ने किस वर्ण में इनको रखा? तो वैश्य वर्ण में रखा। और क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यानी कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो यज्ञ करवाएंगे, यानी कि यज्ञ कैसे होगा इन विधियों को बताएंगे, उनका अनुष्ठान करवाएंगे। और जो व्यक्ति करवाने वाला है कि हाँ हमें यज्ञ करवाना है, वो करवाने आएंगे। और एक व्यक्ति करवाने वाला होगा, तो कौन कौन करवाएगा? तो वैश्य, यानी कि क्षत्रिय और वैश्य लोग क्या करवाएंगे? यज्ञ का अनुष्ठान करवाएंगे, दान दक्षिणा देंगे पुरोहितों को। तो ये जो तीनों वर्ण हैं, ये इनके बारे में अपना अपना कार्य बता दिया गया। उसके बाद वर्णों में अंतिम स्थान किसका आता है? तो शूद्रों का आता है। किसका आता है? शूद्रों का। और इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी कि ये जो शूद्र वर्ण है ना, यानी कि जिन लोगों को कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शासन करने वाला, पूजा पाठ करवाने वाला व्यक्तियों को छोड़ करके जितने भी व्यक्ति हुए, उन सभी को किस वर्ण में रखा? इन लोगों ने शूद्र वर्ण में रखा। और इनका कार्य क्या हुआ? यानी कि हम लोगों ने देखा कि पुरोहितों का कार्य होगा यज्ञ करवाना, क्षत्रियों का कार्य होगा क्या? लोगों की रक्षा करना, यानी कि युद्ध लड़ना। और वैश्यों का कार्य होगा, यानी कि वैश्य का कार्य होगा क्या? इन लोगों का कार्य क्या था? कि कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार करना, इन लोगों का कार्य होगा। और जो शूद्र लोग हुए ना, यानी कि जिन लोगों को, इन तीनों वर्णों को छोड़ करके जो लोग बच गए, उनको क्या बोला गया? शूद्र। और उनका कार्य पुरोहितों ने क्या डिसाइड किया कि ये जो तीनों वर्ण है, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया और क्षत्रिय हो गया, इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही इनका धर्म है। यानी कि शूद्रों का क्या कार्य है कि ये लोग क्या डिसाइड करेंगे कि जो ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया, इनकी सेवा करेंगे। कौन? शूद्र। ये व्यवस्था की गई। इसके बाद क्या हुआ कि इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, यानी कि ये लोग शूद्र, यानी कि महिलाओं को भी शूद्र के रूप में देखे, यानी कि महिलाओं को भी ये लोग सम्मान नहीं दिए। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी कि महिलाओं को, यानी कि किसी भी वर्ण की महिलाएं हैं
उनको वेद का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था और न ही शूद्र लोग को वेदों का अध्ययन करने का प्राप्त अधिकार नहीं था। ये किसने बोला? ये पुरोहितों ने बोला। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था और इन लोगों ने क्या बोला कि जितने भी वर्ण हैं, यानी कि कौन से वर्ण में, ब्राह्मण में कौन आएगा, क्षत्रिय में कौन आएगा और वैश्य में कौन आएगा और शूद्र में कौन आएगा, ये डिसाइड कैसे होगा? तो जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। ये कौन बताया? ये पुरोहितों ने बोला। कौन बोला? ब्राह्मणों ने बोला। जो वे यज्ञ का अनुष्ठान करवाते थे वो लोग नियम बनाए और उन्हीं लोगों ने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति किस वर्ण का होगा, वो जिस वर्ण में उस व्यक्ति का जन्म होगा वही क्या हो जाएगा, उसका वर्ण कहलाएगा। लेकिन इससे पहले जो ऋग वैदिक पीरियड था ना, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यानी कि ऋग वैदिक पीरियड हम लोग पढ़े थे तो उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता था। उसमें ये नहीं बोला गया था कि शूद्र लोग ये तीनों जो वर्ण है उनकी सेवा करने का कार्य है, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। जो व्यक्ति जैसा होता था, जैसे उसकी कुशलता थी उसके अनुसार उस वर्ण का माना जाता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो सर्वोच्चता है, अपनी जो सुप्रीमेसी है, पुरोहितों की जो सुप्रीमेसी है, ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी है, उस चीज को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने क्या किया, वर्ण व्यवस्था लाया, जिससे इनका जो सम्मान है वो बना रहे समाज में। और उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। तो ये भी याद रखना है कि लोगों का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था, कृषि था उत्तर वैदिक काल में। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था और लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। और कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तौर तरीके जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। यानी कि उस समय उत्तर वैदिक काल आते आते कौन कौन से फसलों का ये लोग उत्पादन करना शुरू कर दिए थे? तो ये लोग कर दिए थे किस चीज़ का? धान हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया। यानी कि इस तरीके के फसलों का ये लोग क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की दो धाराएं दिखाई पड़ती है। एक का बल कर्म पर था। और यहाँ पे क्या करें, उत्तर वैदिक काल में धर्म की दो धाराएं दिखाई देती है। एक का बल जो था वो कर्म पर था और दूसरा का ज्ञान पर था। ठीक है ना। अभी इससे आगे जो है ना, ये जो वीडियो है, अच्छा इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतना एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या कराया कि यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसू यज्ञ, बड़े यज्ञ कराने लगे और याज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। और ये लोग जितने यज्ञ करवाएंगे उतने पुरोहितों का क्या होगा, दान दक्षिणा मिलेगा, आमदनी होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि याज्ञिक क्रियाओं को क्या बोला गया, कर्मकांड कहा जाता था। और यज्ञ का संपादन करने पर पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। बिना पुरोहित के आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना। और लोग यज्ञ क्यों करवाते थे, तो इन लोगों का जो उद्देश्य होता था यज्ञ करवाने का वो क्या था, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना तथा धार्मिक जीवन की दूसरी धारा। और साथ ही साथ धार्मिक जीवन की दूसरी धारा था वो उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलती है। अब ये उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया है। तो अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मृत्यु कैसे होती है, क्या होता है मृत्यु के बाद, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में किस में चर्चा की गई है, उपनिषद में चर्चा की गई है। और ये किस पे आधारित है, अद्वैत सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है ना, जिसका अध्ययन आप अध्याय 8 में करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी जितने भी बदलाव हुए हैं समाज में उत्तर वैदिक काल में, उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।